इमरान खान एक टिपिकल थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिशियन पर कॉम्प्रोमाइज हो गए। डन द पॉ पॉलिसी, कप्तान की मत मार, कप्तान के उसूल ही बदल गए। चाहते हैं कि ड्रम बीटिंग की जाए, सारी पार्टी प्रोपेगेंडा पे लगी हुई है। इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि वो कर नहीं सकते थे। टिट्स बिट्स हो रहे हैं, जो लोगों ने उनके गिर्द एक हिसार बना रखा है। लार्ज मेजोरिटी है जो तबलची है, इन्होंने हर चीज का जो जवाब है वो ये कि जी माफिया ये कर। जी अस्सलाम वालेकुम। आज अमीर अब्बास के साथ गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा आपके लिए पेश कर रहा हूँ। इस हिस्से में हमने इस चीज़ पर गुफ्तगू की है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी सियासत कैसे तब्दील हुई है इक़्तिदार में आने के बाद, और कौन से ऐसे काम थे जो उनको करने चाहिए थे लेकिन वो नहीं कर सके। क्या उसमें प्रैक्टिकल मजबूरियाँ थीं या उसके पस पर्दा और मुहर्रिकात भी रहे हैं? अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। तो दूसरा हिस्सा जो है वो आप इस वक्त देख सकते हैं। इमरान कामयाबी खान और नाकामी का पैमाना है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको ये पलड़ा किस तरफ झुकता नजर आता है? देखिए, जिस अब अगर इस पे इसी सवाल के जवाब में अगर हम वापस जाएं, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि इमरान खान दरअसल एक रिफॉर्मिस्ट हम्म। के तौर पर सामने आए थे और लोगों ने उनको एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पे एक्सेप्ट किया था। हम्म। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इमरान खान की पिछले 3 सालों? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि इमरान खान एक टिपिकल स्टेटस को ओरिएंटेड थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिशियन बन हम्म। गए। वो एक रिफॉर्मिस्ट थे, वो एंटी स्टेटस को थे, वो एंटी इंपीरियलिस्ट थे। हम्म। ये उनका एक पूरा एक स्टेचर बना हुआ था। लेकिन वो अब आहिस्ता आहिस्ता एक कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिशियन बन गए हैं। हम्म। वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर परवेज मुशर्रफ थे। परवेज मुशर्रफ का आपको 7 नुकाते के एजेंडा याद होगा। मुझे याद कू के है। बाद उन्होंने 7 पॉइंट्स दिए थे, बड़ा इनकलाबी एजेंडा था। और उस एजेंडे की वजह से इमरान खान बल्कि खुद मेंशन करते हैं उसका नाम, हम्म। कि हमने परवेज मुशर्रफ को एक्सेप्ट किया था उन 7 पॉइंट्स की वजह से। हमें तो नहीं पता था कि ये खुद कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हम्म। तो जैसे परवेज मुशर्रफ कॉम्प्रोमाइज हुए, मुझे लगता है कि इमरान खान कॉम्प्रोमाइज हो गए। हम्म। होना नहीं, वो हो चुके हैं। वो हम्म। कॉम्प्रोमाइज किस तरह हुए हैं कि वो जिसको कहते हैं ना कि एडहॉक पॉलिसीज, डन द पॉ पॉलिसीज, हम्म। यानी कल का सूरज इक्तदार का कैसे तुलू होगा। अच्छा, आज सूरज तुलू हो गया, अब कल का कैसे तुलू होगा। तो हम्म। वो आप इक्तदार के सूरज को तूल देने के चक्कर में है। हम्म। और वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं स्टेटस को फोर्सेस के साथ पाकिस्तान के अंदर। यानी हम ये समझें कि हमें जो बताया जाता था इलेक्शन से पहले के कप्तान आएगा तो सबको ठीक कर लेगा, उन सब ने मिलकर कप्तान को ठीक कर लिया है। कप्तान को उन्होंने ना सिर्फ ठीक कर दिया, बल्कि उन्होंने कप्तान की मत मार दी। यानी आप ये देख लें कि कप्तान ने ठीक उसने करना था या नहीं करना था, कप्तान के उसूल ही बदल गए हैं। हम्म। कप्तान का थॉट प्रोसेस ही बदल गया है। हम्म। काम करने के काम ना करने के तो कई जवाब हो सकते हैं ना, जेन्युइन जवाब भी हो सकते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, लेजिस्लेशन मैं नहीं कर सकता, मेरे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, मेरा मुल्क कर्जों के बोझ हम्म। तले दबा हुआ है, मेरे पास टीम नहीं है। आई मीन यू कैन नेम सो मेनी रीजंस। हम्म। बट जब एक आदमी की सोच ही बदल जाए, हम्म। यानी वो पिछले 25 साल तक वो कहते थे कि मैं ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लेकर आऊंगा। हम्म। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनते ही जो टास्क फोर्स बनाई डॉक्टर इरशाद हुसैन के नीचे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के ऊपर, आपको हैरत होगी ये सुन के उवैस साहब कि उस टास्क फोर्स की कॉम्पोजिशन में 70% रिटायर्ड और सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स थे। हम्म। यानी जिनके खिलाफ आपने रिफॉर्म लेकर आने, आपने उनको 70% मेंबरशिप दे दी। उससे पहले नासिर दुरानी का क्या हशर हुआ पंजाब में? नासिर दुरानी का आप देख लें, यानी फिर उनको पशेमानी भी नहीं है इस बात की हम्म। इमरान खान साहब को। हत्ता कि नासिर दुरानी बेचारे आज से 3-4 माह पहले, मेरे तो वो बहुत, उनसे मेरा बड़ा प्यार का ताल्लुक था और हम्म। मेरे बड़े अजीज थे। तो वो पिछले 3-4 माह पहले वो कोविड की वजह से जी बेचारे बिल्कुल। इनकलाब लाते लाते अल्लाह इंतजार में उनका मग़फ़िरत इंतकाल हो करे गया। उनकी। तो इमरान खान साहब ने जो है वो, यानी वो आपको आप फैसल वाला साहब का केस उठा के देखें। हम्म। यानी जो इमरान खान कहता था कि मैं माफिया से लड़ूंगा, हम्म। मैं अपने सियासी मुखालिफों से लड़ूंगा, मैं जरदारियों से लड़ूंगा, शरीफों से लड़ूंगा, वो अपने एक छोटे से कल पुर्जे से नहीं लड़ सका। हम्म। और फिर उसको वहां से हटा के सेनेटर बनाया। ये जो डर्टी गेम्स होती हैं, ये इमरान खान से तो नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम्म। ये डर्टी गेम्स तो जरदारी साहब के जमाने में होती रही है, नवाज शरीफ के जमाने, पॉलिटिकल मैनूवरिंग, चालें चलना, हम्म। ये शतरंज की चालें चलना। ये इमरान खान मगर ये चालें चलेंगे कि जब उनके एमएनए को उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होने लगी,
उन्होंने फौरी तौर पे इस्तीफा दिलवा के उसको सेनेटर बनवा दिया और फिर वो उसकी सीट पे जो बाय इलेक्शन हुआ वो बाय इलेक्शन भी हार गए। बिल्कुल। तो किन नफलों का सवाब मिला आपको? पंजाब यानी में एक सीट जो पंजाब में बताना वो 10 चाहते में थे। से 9 बाय इलेक्शन हार गए हैं। नहीं सर, 12 में से तकरीबन 10 हारे लोग। उन्होंने वोट के एक बाद भी हुए। जी, एक उन्होंने केपीके का इलेक्शन जीता है और एक उन्होंने ये अभी जो सियालकोट का इलेक्शन हुआ है वो जीता है। ये मैं आपको 2021 की बात बता रहा हूँ। 2021 में 12 में से तकरीबन 10 बाय इलेक्शन के हारे, मैं जिसमें यही से आज एक सोच नौशहरा रहा था। था कि अगर कारकर्दगी जो है वो इतनी आंखों को खीरा कर देने वाली हो, तो उसके लिए लोगों को कोई बड़ी तकरीब मुनक्किद करके बताने की तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। ये वैसे ये हर साल कर रहे हैं इन्होंने। मैं इस दफा तो नहीं गया, बट इन्होंने इससे पहले जब 2019 में, फिर 2020 में नहीं कर सके थे कोविड की वजह से, तो 2019 में जब इनका साल कंप्लीट हुआ था तो इन्होंने, इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपनी अपनी तकारीब की थी, बहुत बड़ी थी, और उसमें अब जर्नलिस्ट भी गए हुए थे। मेरा ख्याल है वो चूंकि चाहते हैं कि ड्रम बीटिंग की जाए, और इमरान खान तो आप समझते हैं कि सोशल मीडिया को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी पार्टी को बहुत बूस्ट मिला सोशल मीडिया से। मार्केटिंग उनकी पार्टी का एक बड़ा जबरदस्त एट्रीब्यूट है। उन्होंने मार्केटिंग बड़ी अच्छी की, तरीके से साफ की, ब्रांडिंग बहुत अच्छी की, तरीके से साफ की, स्लोगन्स उन्होंने बहुत अच्छे बनाए। उन्होंने ये जो तरानों का और म्यूजिक का जो कल्चर पॉलिटिक्स पे लेकर आए, हत्ता कि मौलाना फजल रहमान जैसी एक राइट विंग की पार्टी को भी अपना आय का मौलाना एक बनाना पड़ गया, उनको भी तराना जमात इस्लामी वालों ने बना लिया। तो उनका अपना एक जो तर्ज सियासत है वो बड़ा प्रोग्रेसिव है, उनकी जो पार्टी की पॉलिटिक्स का था। उसकी वजह से मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि हमारी प्रमोशन हो, ब्रांडिंग हो, और चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है उनके ऊपर, फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर, डिप्रेशन है, वो उसको भी कंटेस्ट करना चाहते हैं। तो उसका एक हल ये है कि वो एक स्टेज सजाएं। अब देख लेना सारा दिन चैनल्स के ऊपर, बल्कि कल से शुरू हो गया कि जी कल तकरीब होगी, फिर आज की हेडलाइन से शुरू हो गया सुबह से कि इतने बजे तकरीब होगी, फिर जब तकरीब हो गई तो अब हेडलाइन चल रही है कि तकरीब हो गई। तो ये जाहिर बात है 2-3 दिन की एक एक्टिविटी है जिससे वो अपने वोट बैंक को इंटैक्ट तो रखेंगे। असल में वो खान साहब बार-बार कहते हैं ना कि हमारी परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी है, ये मीडिया दिखाता नहीं है, परसेप्शन का प्रॉब्लम है। असल में तो अब उन्होंने फैसला किया कि परसेप्शन का प्रॉब्लम भी हम खुद ही हल कर लेंगे। देखिए परसेप्शन जो है ना उसे कहा जाता है परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। हुँ, तो इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि वो रियलिटी में शायद बहुत कुछ वाकई उन्होंने रियासत मदीना बना दी हो, हुँ, लेकिन परसेप्शन रियासत मदीना वाली नहीं है। हुँ। परसेप्शन जो है ना वो, इन हिज डिफेंस आपको लगता है कि उन्होंने इतने बड़े-बड़े दावे कर दिए जो शायद उनको खुद भी पता था कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उस वक़्त उनको पॉलिटिकली वो सूट करते थे और अब वो उसी नैरेटिव का शिकार खुद हो रहे हैं? मैं वैसे वैसा इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि वो कर नहीं सकते थे। अभी हुँ, बहुत सारे लोग ये जवाब देते हैं कि वो कर नहीं सकते, ये बहुत बड़े नारे थे, ये हो नहीं सकता था, ये डूएबल नहीं है। नहीं, हुँ, हमारा चूंकि दिन रात काम ही इनको पढ़ना, देखना, इन्हीं के ऊपर बात करना है, तो मैं नहीं समझता कि ये नहीं ऐसा ऐसा है। हुँ, हाँ, कुछ इश्यूज जरूर ऐसे हैं जिनके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हुँ, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनके लिए आपको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। हुँ, हम इन दोनों चीजों को एक तरफ रख देते हैं। हुँ, हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि इनके पास 2/3 भी नहीं है, हुँ, इनके पास अरबों खरबों भी नहीं। हुँ, इन दोनों के अलावा जो कुछ ये कर सकते थे, जिसके लिए ना पैसा चाहिए था, ना 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, हुँ, इन्होंने वो भी नहीं किया। हुँ। तो ये तो देखिए ना, हिस्ट्री डज नॉट रिमेंबर एक्सक्यूजेस। ये स्पेसिफिक्स तो पे बात एक्सक्यूजेस है। स्पेसिफिक्स पे बात कर लेते हैं। जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, पुलिस रिफॉर्म्स की या ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, फिर आपने जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है उसकी बात की। आप जो कहते हैं कि ये इनको करना चाहिए था, नहीं कर सके, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आप गिनवाते हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल, ये अब लोगों को इसको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि इनके अपने लोगों के ज़हन में इन्होंने डाल दी है ये बात। हुँ, प्रोपेगेंडा है ना, क्योंकि सारी पार्टी प्रोपेगेंडा पे लगी हुई है, मिनिस्टर्स हैं, एक तर्जुमानों की फौज ज़फर मौज है जो लोगों को अहमक बना रही है। हुँ, और लोग हैं भी स्टूपिड, वो बन जाते हैं स्टूपिड कि जी हमें तो नवाज शरीफ नहीं करने दे रहा और फलां नहीं कर रहा। ये हुँ, सब नॉनसेंस है, हुँ, एंड ब्लडी नॉनसेंस। फैक्ट ये है कि आपने पुलिस रिफॉर्म की बात की, आपको पुलिस रिफॉर्म लाने के लिए किसी 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत, हुँ, आपको जुडिशियल रिफॉर्म लाने के लिए किसी 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत। हुँ, मसलन जुडिशियल रिफॉर्म एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हुँ, जो आप कर सकते थे। मैंने कहा कि पैसा को एक तरफ रखते हैं और 2/3 मेजॉरिटी को एक तरफ रखते हैं। इस हुँ, वक्त हाई कोर्ट जो है हमारी, हुँ, लाहौर हाई कोर्ट, उसकी 60 सीट्स होती है सैंक्शन। हुँ, फुल कैपेसिटी में अगर हाई कोर्ट काम करे 60 जज होते हैं। हुँ, पिछले 3 साल से
उसमें 10 जजेस की शॉर्टेज है। हम्म, जिस जिस मुल्क के सबसे बड़े सूबे की एपेक्स कोर्ट में 10 जज नहीं है, ठीक। उस मुल्क के हुक्मरान को इंसाफ इंसाफ की रट लगाते हुए शर्म नहीं आती? हम्म, इसके ठीक। लिए पैसा चाहिए, हम्म, इसके लिए आईएमएफ चाहिए तुम्हें, हम्म, इसके लिए वर्ल्ड बैंक चाहिए तुम्हें, हम्म, इसके ठीक लिए है। तुम्हें 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। क्यों हम्म, लोगों को तुम स्टूपिड बना रहे हो सारा दिन बैठ के कि मेरे पास 2 तिहाई नहीं है और मेरे पास फला नहीं है? ठीक। ऑल नॉनसेंस। हम्म, इसी तरह आपके यहाँ जो सिविल कोर्ट्स हैं, हम्म, आप आज अगर एग्जेक्टिव फैसला कर ले, हम्म, जैसे नैब कोर्ट है, हम्म, इन नैब के पूरे पाकिस्तान में 25 जज हैं। हम्म, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हम्म, अटॉर्नी जनरल को, लॉ मिनिस्टर को कहा बुला हम्म, कि आप अपने जजेस की स्ट्रेंथ को 125 करें। सही। जब मुल्क का चीफ जस्टिस आपके पीछे खड़ा हो जाए, यार और क्या चाहिए तुम्हें भाई? हम्म, अब अबाबील उतरेंगे ऊपर से। हम्म, और इस बात को आज से 10 महीने हो गए, हम्म, एक जज नहीं आया। ठीक। इसके लिए कोई 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, कोई हम्म, आईएमएफ नहीं चाहिए। हम्म, जो मैंने आपको कहा था ना कि सोच बदल गई इमरान खान। हम्म, जब चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं वहां मौजूद था कोर्ट, हम्म, कि जी आप जजेस की तादाद बढ़ाएं, ठीक। अब इमरान खान का लॉ मिनिस्टर जो है, मैं सोच रहा था कि उसको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए चीफ जस्टिस को हम्म, कि यार आपने, हम ये करना चाहते थे, हम कर नहीं पा रहे थे, डर रहे थे, आपने हमारा काम कर दिया। हम्म, वो आगे से क्या कह रहा है? नहीं सर, हम ये नहीं कर सकते, 3 अरब रुपए का एक्स्ट्रा बजट बन जाए। हम्म, लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर। हम्म, यानी नैब के अंदर तुम कहते हो कि अरबों खरबों रुपए इस मुल्क में लूटे गए, और 3 अरब रुपए तो इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। तुम वो 3 अरब आज इन्वेस्ट करके तुम उससे 300 अरब वापस हासिल कर लोगे। वो जो मलिक रियाज को वापस किए थे उसी में से कुछ इधर खर्च कर लेते। उसी में से 3 अरब, यानी मैंने कहा सोच ही बदल गई। सोच ही बदल गई है इस पार्टी की और इस पार्टी के सरकर्दा लोगों की। हम्म, अच्छा, आप आगे देखें, यानी और ये जो कर सकते हैं, जो मैंने एक बहुत लंबी फहरिस्त है, मिसाल के तौर पर इन्होंने 18 अगस्त को हल्फ उठाया था और 13 सितंबर को हम्म, शौकत महमूद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम्म, जो इमरान खान साहब का बड़ा पॉपुलर स्लोगन था, और मैं उसको आज भी एंडोर्स करता हूं, कि वो कहते थे कि इस मुल्क, चूंकि हमारा कॉलोनियल मुल्क बन चुका हुआ है, हम भले डीकॉलोनाइज हो गए, लेकिन हमारे आज भी कॉलोनियल सेटअप और माइंडसेट है, हम्म, खासतौर पे स्टेट्स क्राफ्ट के अंदर। तो वो कहते थे कि ये बड़े बड़े गवर्नर हाउसेस जो है ये नहीं होने चाहिए, और मैं हम्म, आज भी इसको एंडोर्स करता हूं कि बिल्कुल सही। आपका गवर्नर हाउस जो है वो क्यों 700 कनाल पे गवर्नर है, उसको हम्म, पब्लिक यूज में लेकर। हम्म, इन्होंने 13 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम्म, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शौकत महमूद साहब ने गवर्नमेंट की पॉलिसी दी, यानी ये गवर्नमेंट की डिसाइडेड स्टेट पॉलिसी थी। दैट वाज हम्म, नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट और अ पॉलिटिकल स्लोगन। ये अब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया, चारों सूबों के गवर्नर हाउसेस के बारे में, हम्म, नथिया गली के गवर्नर हाउस के बारे में, डिफरेंट जो स्टेट हाउसेस हैं, जैसे लाहौर मॉल रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेट हाउस है, हम्म, स्टेट गेस्ट हाउस है, हम्म, कराची के अंदर एक गवर्नर हाउस है, एक कसरे नाज है, ये हम्म, सिविल सर्वेंट्स वहां जाके रहते हैं, याशी करते हैं। तो उन्होंने बाकायदा तौर पे पॉलिसी दी कि हम फला जगह पे जो है वो म्यूजियम बनाएंगे, फला जगह पे पार्क बनाएंगे, फला जगह पे हम जो है वो बुटीक रिजॉर्ट खोलेंगे। आज 3 साल हो गए हम्म, वैसा, इनका हर गवर्नर उसी गवर्नर हाउस में बैठता हम्म, है, वहीं रहता है, वहीं पार्टियां होती हैं, वहीं अयाशियां होती हम्म। हैं, और प्राइम मिनिस्टर उसी गवर्नर हाउस के हेलीपैड पे लैंड करते हैं। भैया वो देखे ना, वो तो 55 रुपए का हेलीकॉप्टर पड़ता है पर किलोमीटर, तो वो तो एक्चुअली बचत कर रहे हैं। वो तो बचत कर रहे हैं। तो मतलब आप देखेंगे, इसके लिए ये तो एग्जेक्टिव ऑर्डर है, हम्म, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर था। इसके लिए कोई 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए थी, हम्म, कोई आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक नहीं चाहिए था, कोई डॉलर्स नहीं चाहिए थे, हम्म, लेकिन आपने नहीं किया। अब जरा कनेक्ट करें जो मैंने बात आपसे पहले की, कि आप कॉम्प्रोमाइज हो गए। ठीक। आप टिपिकल थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिशियन बन गए हैं, जो स्टेटस को का परवरदा होता है। ये आप मेरी समझ, जाती डिसअपॉइंटमेंट भी सबसे ज्यादा यही है, बाकी चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसने ये कहा था कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, वो अब वहां पहुंच गया है जो जहां उसको लगता है कि नहीं, सियासी फायदे के लिए झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है। हर्ज नहीं है। और ये बिल्कुल, इन्होंने मीनार पाकिस्तान पे ये 25 दिसंबर का जलसा था, उसमें हम वहां मौजूद थे कवरेज के लिए। वहां इन्होंने ये बात कही थी, बड़ी शदीद आंधी थी, हेल स्टॉर्म था, बहुत तूफानी बारिश थी, और खान साहब बारिश में भीगे हुए थे और छोड़ नहीं रहे थे रोस्टरम। और वहां इन्होंने आखिरी बात ये कही कि मैं वादा करता हूँ आपसे कि
मैं आपसे सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी अपनी कौम से झूठ नहीं बोलूंगा। हम्म, आज हर झूठ पे झूठ, हर यू टर्न पे यू टर्न। और अब इनकी आज जो तकरीब हुई, इससे पहले जो तकरीब अभी केपी की गवर्नमेंट ने भी करनी है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी करनी है, तो ये वो सारे प्रोजेक्ट्स वो दिखा रहे हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल इन्होंने ये चीजों को क्लेम कर रहे हैं, जरा उसके ऊपर भी हम बात कर लें कि हम्म, वो क्या वाकई वो काम ठीक है या उनको होना चाहिए था ऐसे ही। बिल्कुल। जैसे ही कहते हैं कि हमने सेहत कार्ड, हेल्थ कार्ड जारी किया, हम्म, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हम्म, अपनी कैपेसिटी पे, हम्म, बट ये रिफॉर्म नहीं है बाबा। हम्म, इसको रिफॉर्म मत कहें। हम्म, ये तो एक चेक है वो वैसा कि आप बीमार हैं, आपके पास पैसे नहीं, मैंने आपको चेक दे दिया, जाके आप नेशनल हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स हॉस्पिटल से, आगा खान से इलाज करवा। हम्म, ये रिफॉर्म तो नहीं है। रिफॉर्म था कि आप पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म करते। बेहतर करते हैं, बिल्कुल। आपने वो तो नहीं किया। हम्म, लोग बाय कर रहे हैं क्योंकि लिटरेसी लेवल भी, फिर लोगों की अंधी अकीदत है इस मुल्क के अंदर सियासतदानों से, हर पार्टी में हम्म, माशाल्लाह। तो लोग कह रहे हैं जी हेल्थ कार्ड दे दिया, आपको नजर नहीं आ रहा। भाई हेल्थ कार्ड बहुत अच्छा है, हम तालियां बजा रहे हैं इसके लिए, हम तारीफ कर रहे हैं, बट ये रिफॉर्म, इसको रिफॉर्म मत कहें। ये वही चीज है ना जिस पे शहबाज शरीफ पे तनकीद होती थी कि आपने सरकारी स्कूलों को बेहतर नहीं किया, दानिश स्कूल बना दिए। आपने एग्जैक्टली, पुलिस को ठीक नहीं किया, आपने डॉल्फिन फोर्स खड़ी कर दी। एग्जैक्टली। अल्लाह आपको खुश रखे, आपने बिल्कुल बिल्कुल आपने सही जाके इसको इक्वेट कर दिया। तो आपने प्राइवेट जो हेल्थ केयर सिस्टम है, आपने उसके अंदर पैसा इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, और आपने अपने स्टेट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को आपने रिफॉर्म नहीं किया। तो रिफॉर्म क्या थे? अगर आप ये कहते हैं ना मैंने हेल्थ केयर रिफॉर्म लेकर आए, हम्म, तो फिर आपको ये बताना चाहिए था कि मैंने कितनी डॉक्टर्स की शॉर्टेज को पूरा किया। हम्म, आपको बताना चाहिए था कि मैंने कितनी पैरामेडिकल जो स्टाफ है, नर्सिंग है, मैंने उसको कमी को पूरा किया है। हम्म, आप आज भी किसी सरकारी अस्पताल में चले जाए वैसे साहब, आपको उनके जो बेड लिनन होती है उसके ऊपर खून के धब्बे मिलेंगे। जो पिछला पेशेंट उठ के गया हुआ है, हम्म, वो बेड लिनन चेंज नहीं करते। ठीक। मैं खुद परवेज खटक साहब के हल्के में प्रोग्राम करके आया था पिछले साल, जहां के वो 5 साल चीफ मिनिस्टर थे, जहां वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे। हम्म, उनके शहर की बात कर रहा हूँ, डीएचक्यू हॉस्पिटल की। इमरजेंसी के अंदर हम्म, ब्रूफेन एंड पैराडोल जैसी जो बेसिक मेडिसिन है वो नहीं थी। हम्म, जब वो चीफ, मैं ये कोई बन्नू या मैं चित्राल या मैं कोई अपर दीर या मैं डीआई खान की, मैं नौशहरा शहर जहां का वो चीफ मिनिस्टर था, हम्म, मैं वहां की, आज वो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान। बिल्कुल। ये मैं आपको पिछले साल यानी 7 साल हुकूमत के बाद की बात कर रहा हम्म, हूं। ये आपने करना था। आप आज भी पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में जाएं जहां पे इनकी हुकूमत है, पंजाब, केपी के, इस्लामाबाद, आपको मशीनरी नहीं मिलती। हम्म, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये मशीनरी सरकारी अस्पतालों में हम्म, अवेलेबल नहीं। तो ये था वो हेल्थ केयर सिस्टम जो आपने रिफॉर्म करना था, जो आपने नहीं किया। आपको सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, हम्म, रेस्क्यू डबल डबल टू वो एक सेपरेट एम्बुलेंस सर्विस है, हम्म, बट सरकारी अस्पतालों के अंदर सब। तो इसी तरह आप एजुकेशन सेक्टर में आ जाए। ये 3 साल के बाद एक काम ये गिनवा रहे हैं कि जी हमने जो बड़ा काम है कि हमने एक यूनिफॉर्म सिलेबस, दैट्स गुड, अच्छी चीज है, बट वो भी अभी वो अब रिवील हुआ है। हम्म, अब उसके प्रॉस एंड कॉन्स हम आगे जाके एनालाइज करेंगे जब वो चीजें सामने आएंगी। एग्जैक्टली। तो आपने एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था कि आपने जो 2.5 करोड़ बच्चा इस मुल्क का स्कूल से बाहर है, जो स्कूल जाता ही नहीं है, आपने उसके एडमिशन को इंश्योर करना हम्म, था। आप उनको इंसेंटिव्स देते, हम्म, आप इंश्योर करते कि इस मुल्क में एक तो ये 2.5 करोड़ बच्चा जो ये स्कूल जाएगा, फिर हम्म, ये 2.5 करोड़ बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होगा प्राइमरी के बाद या मिडिल के बाद या सेकेंडरी के बाद, जो एक और बिल्कुल। इशू है हमारे, हम्म, नहीं हो सका। आज भी इनके जो कल बल्कि इनके जो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मुराद राज को कह रहे थे जी हमने इवनिंग क्लासेस शुरू कर दी है। यार हम्म, मुझे नहीं पता, मैं पता नहीं, या मैं टेक्सास में रहता हूँ या मैं आपके साथ कहीं ह्यूस्टन में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, मुझे तो समझ नहीं आ रही वो कौन से इतने स्कूल हैं जहाँ पे इवनिंग क्लासेस हो रही है सरकारी स्कूलों के अंदर। हम्म, सो वेरी डिसअपॉइंटिंग। टिट्स बिट्स हो रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जो उससे मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स, हम्म, मसलन ये जो एहसास प्रोग्राम है, हम्म, अच्छा मनसूबा है, लेकिन एहसास प्रोग्राम एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम है बेनिफिट इनकम सपोर्ट का। हाँ, उसको ये जितना मर्जी स्पिन दे लें, ये उससे जान छुड़ा नहीं सकते। नहीं छुड़वा सकते ना भाई, उसी को आपने एक्सपैंड करके उसमें सर्विसेज ऐड ऑन कर दी होगी ना आपने। हम्म, हम्म, वो चूंकि वो चले सिर्फ पैसे देते थे, आपने उसमें 3-4 और चीजें ऐड ऑन कर दी हैं, आपने हम्म, उसको मजीद डिजिटल कर दिया होगा। बट उसकी जो जो उसकी फाउंडेशन है वो तो वो है। हम्म, इसी तरह से और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो या तो वो शहबाज शरीफ के होंगे या पीपल्स पार्टी के, मिलते जुलते। हम्म,
इनका अपना कोई इस वक्त कोई फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वो हमें नजर नहीं आता। अगर आप सबसे जी, जी, आप बात पूरी करें। अगर आप जुडिशियल सेटअप पे देख ले, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में बैठा हूं, मैं पंजाब या बलूचिस्तान या केपीके की बात नहीं करता। हुँ, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं चैलेंज करता हूँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए साफत छोड़ दूंगा, मैं मुल्क ही छोड़ दूंगा, हुँ, मैं कहीं जाके असाइलम ले लूंगा। हुँ, मैं कल की तारीख में 27 तारीख को मैं इस्लामाबाद की किसी सिविल कोर्ट में पिटिशन फाइल करता हुँ, हूं किसी केस की। अगर एक साल से पहले हुँ, सिविल कोर्ट से मेरा केस खारिज होकर बाहर निकल जाए, हुँ। आप यहां पे टाइमर लगा लें, 27 अगस्त 2021 से 27 अगस्त 2022 तक मेरा केस सिविल कोर्ट से निकल अरे जाए। ये ये इंसाफ इस्लामाबाद है। की फराहमी तो ये बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल देखिए ना, ठीक। अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर के अपने वर्ड्स, कोट अनकोट वर्ड्स, 18 अगस्त को हल्फ उठाया, 19 अगस्त को जो कौम से पहला खिताब किया बतौर वजीर आजम, इन्होंने वादा किया था बतौर वजीर आजम, बतौर इमरान खान नहीं, कि मैं ऐसा इंसाफ का निजाम लाऊंगा जहां एक साल में अदालतों से इंसाफ मिलेगा और केस क्लोज हो जाएगा। हुँ, बिल्कुल मैं सही। कह रहा हूं एक साल कम से कम सिविल कोर्ट, उसके बाद फिर आप सेशन कोर्ट में जाते हैं, फिर हुँ, आप हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। हुँ। सो आप जितने भी जल्दी इस मुल्क में इंसाफ ले, dispensation of justice till last resort, it may take 5 to 6 years. मुकम्मल इंसाफ जो है ना अमीर अब्बास साहब, वो सियासी जमातों को सिर्फ तभी सूट करता है जब वो अपोजिशन में हो। हुकूमतों में आके उनको सूट भी नहीं करता। जिस तरह उनको आज़ाद मीडिया जो है वो सिर्फ अपोजिशन के दिनों में अच्छा लगता है, हुकूमतों में आके बुरा लगना शुरू हो जाता है। न कुछ मीडिया पॉलिसी पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है वो है इकोनॉमी और महंगाई आम बंदे की। आप उसको जितने मर्जी जो इकोनॉमिक्स के जार्गन है वो बताते रहे कि जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ये हो गया और एफडीआई ये हो गई है, उसकी समझ में नहीं आता। उसको ये समझ में आता है कि वो जब बाजार चीजें खरीदने जाता है या दवाई खरीदने जाता है तो वो उसको कितने की मिलती है और उसमें कितने फीसद इजाफा हुआ है। तो ये जो हुकूमत बार-बार हमें ये बताती है कि जी देखिए हमने सारा कुछ कंट्रोल कर लिया है, हमारे इंडिकेटर्स ठीक हो गए हैं। आप क्योंकि रोड शोज़ भी करते हैं, लोग बिहाइंड द सीन्स भी आप हुकूमती एहलकारों से बात करते हैं, ये डिस्कनेक्ट कहाँ है जो इनकी समझ में नहीं आ रहा? देखिए, अच्छा हुक्मरान वो होता है अवैस साहब के जिसका हाथ अवाम की नब्ज पर हो। हुँ, बात तो ये करते हैं रियासत मदीना की, तो उसमें तो रियासत मदीना में तो जो खलीफा वक्त हुआ करते थे या जो उस जमाने के हुक्मरान थे, वो अपना चेहरा ढांप के और जाके रात को गलियों के अंदर और आम आदमी की तरह जानते थे कि पल्स रिपोर्ट क्या है। हुँ, तो इमरान खान साहब अनफॉर्चुनेटली वो जो लोगों ने उनके गिर्द एक हिसार बना रखा है, हुँ, उनमें से एक लार्ज मेजॉरिटी है जो तबलची है, हुँ, जो साइकोफैंट है, खुशामदी है। हुँ, वो जाके उनके सामने एक ऐसी गुडी-गुडी पिक्चर पेश करते हैं कि इमरान खान साहब तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस की दीवारें नहीं होती हैं, वैसा वो फसीलें होती हैं। हुँ, उन फसीलों से आवाज़ें टकराकर वापस चली जाती हैं, अंदर बैठे हुए शख्स के गोश गुज़ार नहीं हो पाती हैं। हुँ, ठीक। ये अलमिया है इस मुल्क का। हुँ, लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अवाम से। हुँ, इमरान खान साहब डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हुँ, अब अगर आप लोगों में जाएँ, जनरल मासेस में जाएँ, तो महँगाई का इश्यू अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा इश्यू है। अ, बाकी जो लोगों के जो सरकारी महकमों के साथ जो डीलिंग के इश्यूज़ हैं, उसी तरह से चलते आ रहे हैं। जो लोगों के लोकल गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं, वो बिल्कुल बर्बाद है पंजाब के अंदर। हुँ, यानी पंजाब के अंदर ये सिचुएशन है कि पिछले 3 साल में जो टाउन्स हैं, जो तहसील्स हैं, जो छोटे गाँव हैं, वहाँ से गार्बेज कलेक्शन का कोई सिस्टम, देयर इज़ नो सिस्टम इन प्लेस हुँ, एट ऑल। हुँ, इवन लाहौर जो कि कैपिटल है, उसके बारे में भी आए रोज़ खबरें आ रही होती हैं कि फलाना इलाके में पिछले 3 माह से सफाई नहीं हो सकी और फलाना इलाके में। हुँ, सो लोग जो हैं वो बहुत है उसमें स्ट्रेस में है, महँगाई वगैरह में ख़ास तौर पे। अब ये इन्होंने हर चीज़ का जो जवाब है, वो ये कि जी माफ़िया ये कर रहा है, हुँ। माफ़िया ये कर रहा है, माफ़िया मुझे ये नहीं करने दे रहा। मैं और अगेन जो मेरा आप अपना एक आपके जैसे सवाल उठाने वाले लोग भी माफिया का हिस्सा हैं। हम भी माफ़िया का हिस्सा बन चुके हैं, वो हमें भी कहते हैं कि माफ़िया है। उससे बहुत ज़्यादा मीडिया में आप ज़रूर आगे बात करें, जितना बड़ा वो एक इश्यू इस वक़्त है, उनकी लाइकनेस डिसलाइकनेस डेवलप हो गई है इमरान खान साहब की। और जितना उनकी पार्टी जिस तरह स्नब करती है हुँ, जर्नलिस्ट को,
हमने कभी नहीं देखा इस तरह से। मतलब हम्म, नवाज शरीफ अगेन कोई इतना अच्छा आदमी नहीं था मीडिया के लिए, हम्म, पीपल्स पार्टी भी कोई, लेकिन जिस तरह ये स्नब करते हैं उसकी भी मैं आपको मिसालें बताता हूँ। लेकिन देखिए लोग जो हैं वो इस वक्त अगर आप जनरली पब्लिक के अंदर जाएं, मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को कि इस तकरीब से आप निकले हैं, कल ऐसे ही बगैर ड्राइवर की गाड़ी लें, आप अपने सारे उस रेड ग्रीन प्रोटोकॉल को एक साइड पर रखें, जो कुछ लिखा हुआ है रेड बुक में, हम्म, एक गाड़ी लें और इसी इस्लामाबाद की पेरिफेरी में चले जाएं। हम्म, मास्क लगाएं ताकि आपको कोई पहचाने ना। हम्म, लोगों से पूछिए तो सही कि यार मेरी हुकूमत के बारे में, एक इमरान खान जो हुक्मरान है उसके बारे में तुम क्या समझते हो? हम्म। आपको पता चल जाएगा कि लोग लोग वेंटिलेट करेंगे। तो वो गए तो थे वो खोखे देखने। नहीं वो तो फिर पता है ना कि ये इमरान खान आया हुआ है ना, तो फिर वो उसमें तो फिर आप देखें ना, इस तरह तो नहीं होता वो। लोग ऑब्वियसली एक एक लोग को रिगार्ड होता है, लोग अब इस तरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखें, हर चीज ये डाल रहे हैं माफिया पे। मैं समझता हूँ कि माफिया, इसमें कोई शक नहीं। हम्म, शुगर माफिया है इस मुल्क, वीट माफिया है इस मुल्क में सरकारी महकमों में माफियाज हैं, हम्म। कार्टल्स हैं, नेक्सस है, इसमें कोई शक नहीं है। बट आप एक्सक्यूजेस मत दें। जी, अमीर अब्बास के साथ गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा आपने देखा, मुझे उम्मीद है कि यह भी आपको पसंद आया होगा। तीसरे हिस्से में हमने इमरान खान साहब की मीडिया पॉलिसी, माफिया के साथ जो उनकी शिकायत हैं और उनमें कितनी हकीकत है, उनके इर्द-गिर्द जो लोग मौजूद हैं, वो उन पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं और ख़ास तौर पर आइंदा 2 साल का मंज़रनामा कैसा रहेगा, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू की है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तीसरा हिस्सा भी आप तक पहुंचे और आइंदा इस किस्म की गुफ्तगू भी आप तक पहुंचती रहे। अब तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।